नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा है। आपका स्वागत है ओपी स्टडी पॉइंट में। आज मैं क्लास 11 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम रसायन विज्ञान का पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ। आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह पार्ट 2 वीडियो है रसायन विज्ञान का अध्याय 1 का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसका? ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ने वाले हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होगा? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होगा? ऊर्जा को न उत्पन्न की जा सकती और न नष्ट की जा सकती। पहली बार ऊर्जा क्या कहती है? न तो उत्पन्न की जाती है और न तो ही नष्ट की जाती। बस इसे क्या कहते हैं? केवल ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर की जा सकती। यही हमारा क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? इसका डिफिनेशन होगा ऊर्जा को न नष्ट की जा सकती है और ऊर्जा को न उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती है। केवल ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर की जा सकती है। यही हमारा क्या कहलाएगा? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाएगा। ये था ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब हम जो आगे पढ़ेंगे ये आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके परीक्षा में पूछे भी जाते हैं ये प्रश्न। तो ये क्या है? तो ये द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। क्या? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। या तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण या आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। क्या? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो हम ये जानते हैं यह क्या होता है। तो आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। आइंस्टीन ने क्या बताया था कि द्रव्यमान की ऊर्जा में रूपांतरित की जा सकती है। यही जो है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहलाता है, या तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहलाता है। तो यही है आइंस्टीन आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो इसका एक फार्मूला इसने दिया था आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। इनका फार्मूला E बराबर mc स्क्वायर। ये है हमारा आइंस्टीन द्रव्यमान संरक्षण का फार्मूला। क्या? E बराबर mc स्क्वायर। तो फार्मूला को ज़रूर ही लर्न कर लीजिएगा। आपके न्यूमेरिकल में बहुत ही महत्व आपके न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आएगा। तो हम ये जानते हैं कि जो हमने बताया mc स्क्वायर, तो m से क्या होता है, c से क्या होता है, और इसके बारे में पहले जानते। तो यम बराबर क्या होता है? तो यम बराबर क्या होगा? पदार्थ। क्या? पदार्थ का द्रव्यमान। यम बराबर क्या होगा? पदार्थ का द्रव्यमान। यम बराबर आपका क्या होगा? पदार्थ का द्रव्यमान। और सी बराबर क्या होगा? प्रकाश का चाल। किसका चाल? प्रकाश का चाल। ये सी बराबर होगा। और सी बराबर ये होता है 3 इंटू टी 10 की पावर 8 एम एक्स मीटर प्रति सेकेंड। आपका क्या होगा? इसे जरूर याद कर लीजिए। सी बराबर क्या होगा? प्रकाश की चाल बराबर क्या होगा? सी बराबर आपका क्या होगा? या प्रकाश की चाल बराबर क्या होगा? तो
प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। ये था c बराबर। तो इसे आप लोग जरूर ही लर्न कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका अणु की परिभाषा है। क्या अणु क्या होता है? तो अणु आपका क्या होगा? ये बहुत ही छोटा परिभाषा है। तो इसका परिभाषा होगा किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है उसे अणु कहते हैं। क्या? जो सूक्ष्मतम रूप कण रह सकता है, स्वतंत्र रूप में रह सकता है, वही हमारा क्या कहलाता है? अणु। तो हम इस परिभाषा को पढ़ते हैं। तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिट गया है, यहाँ पे होगा जो, उसके आगे जो के आगे स्वतंत्र, क्या? स्वतंत्र। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके आगे किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र, क्या? जो स्वतंत्र रूप में, क्या? रूप, यहाँ पे रूप होगा, ये भी ध्यान में रखना। यहाँ पे रूप में रह सकता है उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो इतना ध्यान में रखना। ये था आपका अणु का परिभाषा। आगे हम पढ़ेंगे परमाणु की परिभाषा। परमाणु क्या है? तो परमाणु क्या है? तो परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनते हैं। क्या? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनते हैं तथा रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो एक बार और सुन लीजिए, क्या होगा परमाणु? तो परमाणु क्या होगा? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं। क्या? जिनसे अणु बनते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मिट गया है। तो यहाँ पर सूक्ष्मतम कण के आगे क्या लिखना है आपको? जिनसे अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सूक्ष्मतम कण के आगे ये लिख लेना, जिनसे अणु बनते हैं। तो जिनसे अणु बनते हैं तथा रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेते हैं, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ये था आपका परमाणु का परिभाषा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या है? परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या। आगे हमारा क्या है? परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब हम ये जानते हैं कि परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी तत्व नाभिक में उपस्थित धन आवेश की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या? किसी तत्व नाभिक में उपस्थित धन आवेश की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। किसे Z से प्रदर्शित करते हैं? जैसे 7n14, इसमें परमाणु क्रमांक कितना होगा? 7 है। ये था आपका परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या। तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होगा? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। अभी तो मैंने पढ़ा था इसके नियम। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार क्या होगा? तो सुनिए। तो इसका परिभाषा क्या होगा? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन, इसमें जो परमाणु की संख्या होती है और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होता है, इसी के योग के
जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। हम दोनों को योग करेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। तो इसका परिभाषा होगा, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो ये था आपका द्रव्यमान संख्या परमाणु भार का परिभाषा। तो हम आगे इसके पढ़ते हैं। तो इसमें थोड़ा विशेष है, हेडिंग है। तो विशेष क्या है, तो विशेष हमारा क्या होगा, द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार भी कहते हैं। क्या, द्रव्यमान संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो हम ये जान लेते हैं कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है। तो द्रव्यमान बराबर हमारा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये होता है हमारा द्रव्यमान बराबर। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल हमारा जैसे है, एक एग्जाम्पल जैसे 7 के पावर n 14 में द्रव्यमान संख्या कितनी है, 14। 7 के पावर 14 में द्रव्यमान संख्या कितनी है, 14। ये था हमारा एक एग्जाम्पल। तो इसके आगे बढ़ते हुए अब आपको पढ़ना है इसी का न्यूमेरिकल, आपको समझ में आ जाए। यही आपका न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये थे आपके परिभाषा, और इसे ज़रूर ही याद कर लें। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है, तो आप लोग इसे ज़रूर लिख लें। और क्या कहते हैं, इसे अब न्यूमेरिकल आप लोग देखें और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल मैंने लिया हूँ, तो इसे देखें, बहुत सिंपल है। क्या है, किसी नाभिक में, प्रश्न क्या दिया गया है, किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या 10 तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे दिया है, प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या कितना दिया है, 10, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना दिया है, 12। प्रोटॉनों की संख्या हमें 10 दिया है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना दिया है, 12। हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो द्रव्यमान संख्या का अभी हमने फार्मूला बताया कि द्रव्यमान संख्या क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो हम यही फार्मूला लगा देंगे। तो मेरा प्रोटॉन दे दिया है कितना, 10, और न्यूट्रॉन कितना दिया है, 12। तो हम इसे जोड़ दें, इसका फार्मूला लगाए के जोड़ देंगे, 10 + 12 बराबर कितना होगा, 22। यही हमारा आंसर है। तो ये था, बहुत सिंपल ही न्यूमेरिकल था। तो आप लोग ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो आप लोग इसे लगा लीजिएगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या पढ़ना है, समस्थानिक। क्या, समस्थानिक। हमें आगे क्या पढ़ना है, समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या होता है, तो इसका परिभाषा होगा, किसी परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान परंतु संख्या समान न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या, एक बार फिर सुनो, कि कोई भी परमाणु है उसमें क्या, उसका क्रमांक समान हो परंतु उनका क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहते हैं। ध्यान में रखना, आपका परमाणु क्या रहना चाहिए, समान, और आपका द्रव्यमान क्या रहे, समान न रहे। क्या, समान न रहे, वही हमारा क्या कहलाता है, समस्थानिक।
यही है यह परिभाषा। तो आगे जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? H1 तो H1 से आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन और H2 से आप लोग जानते हैं ड्यूटेरियम, और ये Ht से क्या होगा? ट्राइड्रियम। ये था आपके 3 एग्जाम्पल। तो यही है समस्थानिक। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या होगा? समभारिक। क्या? समभारिक क्या होगा आपका? समभारिक क्या होगा? जिन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान, इसका परिभाषा इसके विलोम है। क्या? इसके विलोम है। इसमें क्या था कि आप लोग का जो परमाणु क्रमांक था वो समान था ना, और इसमें क्या रहेगा? अब यही परमाणु क्रमांक आपका समान नहीं रहेगा, और क्या कहते हैं, द्रव्यमान जो रहेगा इसका समान रहेगा। वही आपका क्या कहलाएगा? समभारिक। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? जिन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान न हो परंतु द्रव्यमान समान हो उसे हम क्या कहेंगे? समभारिक कहते हैं। तो ये था आपका समभारिक का परिभाषा। तो जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए। 18 AR 14 और 19 के 14 2CA 14, ये आपके 3 एग्जाम्पल दिए हैं। आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं। आगे आपका क्या दिया गया है? आगे हम पढ़ेंगे समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक क्या होता है? समन्यूट्रॉनिक जिन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या? समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या? समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा 1s⁴, और एक एग्जाम्पल है 2Se⁴। ये हमारे क्या हैं? समन्यूट्रॉनिक हैं। क्या? समन्यूट्रॉनिक हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो समन्यूट्रॉनिक का एक ये जान लें कि हम इसका न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा आपका 3 - 1 बराबर 4 - 2। तो 3 में से 1 गया 2 बराबर 2। 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 1 गया 2। ये दोनों समान है। तो यही हमारा क्या कहलाता है? समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। तो हमने अभी इसे पढ़ा समन्यूट्रॉनिक क्या है। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या? आयन भार। क्या पढ़ेंगे? आयन भार। तो आयन भार क्या होता है? आयन भार क्या होगा? कार्बन 12 स्केल पर किसी आयन का सापेक्ष द्रव्यमान उसका आयन भार कहलाता है। क्या? कार्बन 12 स्केल किसी आयन का सापेक्ष द्रव्यमान उसका आयन भार कहलाता है। यहाँ पे कहाता लिखा गया है, आप लोग इसे बना लीजिएगा। क्या होगा? कहलाता, ये होगा। यही था आपका आयन भार का परिभाषा। अब हम आगे पढ़ेंगे
आगे हम पढ़ेंगे ग्राम आयन। क्या ग्राम आयन क्या होता है? तो ग्राम आयन बहुत ही सिंपल है। ग्राम आयन में क्या होता है कि आपके आयन के भार को व्यक्त करता है, वही हमारा क्या कहलाता है? ग्राम आयन। क्या ग्राम भार आयन कहलाता है। क्या होगा इसका परिभाषा? ग्राम में क्या, ग्राम में आयन भार को ग्राम आयन भार कहते हैं। क्या ग्राम आयन भार कहते हैं। ग्राम में व्यक्त आयन भार को हम क्या कहेंगे? ग्राम आयन भार कहेंगे। यही था ग्राम आयन का परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे सूत्रभार। क्या सूत्रभार क्या होता है? सूत्रभार पढ़ेंगे तो सूत्रभार हमारा होगा कार्बन 12 स्केल पर सापेक्ष द्रव्यमान पदार्थ का सूत्रभार कहलाता है। क्या कार्बन 12 स्केल पर सापेक्ष द्रव्यमान पदार्थ का सूत्रभार कहलाता है, और ग्राम में व्यक्त सूत्रभार को ग्राम सूत्रभार कहलाता है। क्या और ग्राम में व्यक्त सूत्रभार को ग्राम सूत्रभार कहलाता है। यह था आपका सूत्रभार का परिभाषा। इसका उदाहरण क्या होगा? NaCl का सूत्रभार बराबर NaCl का सूत्रभार बराबर का सूत्रभार बराबर क्या होगा? सूत्र बराबर क्या होगा? 23 + 35 - 45। तो इससे हम यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ पे दशमलव होगा। 35 दशमलव, एक बार फिर से क्या होगा? 23 + 35.45। इसे आप जोड़ेंगे कितना आएगा? 58.45। ये है आपका NaCl का सूत्रभार। ये आपका NaCl का सूत्रभार है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे इसके आगे समस्थानिक द्रव्यमान। अब हम क्या पढ़ेंगे? समस्थानिक। हमने समस्थानिक का परिभाषा तो पढ़ लिया, अब हमें जाने कि समस्थानिक द्रव्यमान क्या होता है। तो समस्थानिक द्रव्यमान क्या होगा? समस्थानिक द्रव्यमान तो इसका परिभाषा होगा एक तत्व के किसी समस्थानिक का सापेक्ष द्रव्यमान उस समस्थानिक का समस्थानिक द्रव्यमान कहलाता है। क्या एक तत्व के किसी समस्थानिक का सापेक्ष द्रव्यमान उस समस्थानिक का समस्थानिक द्रव्यमान कहलाता है। ये था आपका समस्थानिक द्रव्यमान का परिभाषा। हम जो ये परिभाषा लिखवा रहे हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट में, आप लोग को याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा नोट्स है। मैं अपने से बहुत ही मेन पॉइंट लिया हूँ इसमें, जो आपको समझ में आए। तो हम आगे अब पढ़ेंगे परमाणु भार। आगे हम क्या पढ़ेंगे? परमाणु भार। तो परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 से कितने गुना भारी होता है। क्या किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 से कितने गुना होगा, कितने गुना भारी है। यही हमारा क्या कहलाएगा? परमाणु भार कहलाएगा। ये था आपका परमाणु भार का परिभाषा। तो हम इसके आगे और देख लेते हैं कि तत्व का परमाणु भार कितना होगा। तो तत्व का परमाणु भार कितना होगा? तत्व का परमाणु भार
क्या होगा, तत्व का परमाणु बराबर क्या होगा, उस तत्व के एक परमाणु का और भार इंटू 12 अपान कार्बन -12 के एक परमाणु का भार। यह था आपका तत्व का परमाणु भार बराबर। अब हम आगे हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जिसे इंग्लिश में MU कहते हैं। तो आगे हम ये पढ़ेंगे। तो परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, तो कार्बन परमाणु 6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को MU कहते हैं। क्या, कार्बन परमाणु C612 के द्रव्यमान के 12वें भाग को, जो 12 का भाग है वही हमारा MU कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान का मात्रक हम कहते हैं उसे। तो हम ये जानते हैं कि MU बराबर क्या होता है। तो 1 MU बराबर क्या होगा ये जान लो। 1 MU बराबर होगा 1.66 इंटू 6 क्या होगा, 1 MU बराबर क्या होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻14 ग्राम यह होगा। तो 1 MU बराबर, इससे हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, गुणा करने पे आपका होगा 931 MB इतना होगा। ये हुआ था, यह आपका क्या था, परमाणु द्रव्यमान मात्रक का फार्मूला। तो आप उसे जरूर लर्न कर लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे धातु हमने क्लास 10 में पढ़ा ही था, और क्लास 10 में यह बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धातु क्या है, तो धातु वे तत्व जो रासायनिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उसे धातु कहते हैं। यहाँ पे आपको जल्दी पढ़ाएंगे क्योंकि आप लोग इसे क्लास 10 में पढ़े हैं, तो इसे हम आज जल्दी पढ़ाएंगे। तो वे तत्व जो रासायनिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उसे धातु कहते हैं। जैसे सोडियम एक धातु है, तो सोडियम एक धातु, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, Na+E-। तो हम धातु की विशेषताएं पढ़ते हैं। तो धातु की विशेषताएं क्या होगी, धातु की विशेषताएं निम्न। पहला क्या होगा, धातु में धात्विक चमक पाई जाती है। क्या, पहला धातु में धात्विक चमक पाई जाती है। दूसरा, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। तीसरा, धातु में विद्युत का सुचालक होता है धातु। और चौथा आपका होता है धातु में अधार्तवर्तीयता का गुण पाया जाता है। और पांचवा आपका होगा धातु धनायन बनता है। ये आपके 5 धातु की विशेषताएं हैं, तो आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। तो अब हम पढ़ते हैं अधातु। अधातु इसी का उल्टा होता है। तो अधातु क्या होगा, अधातु ही बहुत सिंपल है। तो अधातु क्या होगा, वे तत्व जो रासायनिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, अधातु। सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, तो आप लोग ध्यान में रखना है इसका परिभाषा। वे तत्व जो रासायनिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। ये था आपका अधातु का परिभाषा। तो यह क्या होगा, क्लोरीन प्लस E- इसके कितना होगा, तो इसका जब क्रिया होगा तो क्या होगा, Cl-। यह था आपका अधातु का परिभाषा। अब हम आगे पढ़ते हैं
इसकी विशेषताएं, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, अधातु की विशेषताएं क्या हैं, निम्न है। तो पहला आपका है अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है। दूसरा आपका है अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाई जाती है। और तीसरा आपका है अधातु विद्युत का कुचालक होता है। धातु का सेम उल्टा होता है, जान लेना। तो और चौथा और पांचवा भी है, तो इसमें शायद नहीं है क्या, तो हम उसे भी बता दे रहे हैं क्या होगा। चौथा तो ध्यान से सुनना क्या होगा। अधातु में अर्धार्धोनिता का गुण नहीं पाई जाती, यही धातु का उल्टा है। धातु में क्या था कि अर्धार्धोनिता गुण पाई जाती थी, बट यही अधातु में क्या हो जाएगा, यही गुण नहीं पाया जाता, इसी का सेम विलोम है। तो यह था धातु का। और क्या कहते हैं, ये जानते हैं धातु क्या होता है, धनायन, और अधातु क्या होता है, धनायन नहीं होता है, वह ऋणायन होता है। क्या धातु क्या होता है, ऋणायन होता है। तो ध्यान में रखना, अधातु क्या होगा, ऋणायन। यह था अधातु का परिभाषा, विशेषताएं था, सॉरी। अब हम पढ़ेंगे उपधातु, वह अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यह था आपका इतना प्रश्न, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ फाइल लिंक, इसका पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।